सो गाइज, लास्ट क्लास में हम जो कर रहे थे वो इरिगेशन वाला टॉपिक कर रहे थे। बाइक की बात होगी। ये किसको लग रही है इतनी? तो चलो, मेरे को तो क्या है, यहाँ तक तो नहीं पहुँच रही। बाकी हालात ख़राब ही हैं। अच्छा, तो देखो डियर, ऐसा है कि आपका जो मेन पोर्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, आपका इरिगेशन वाला पार्ट, तो डेफिनेटली उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, डेफिनेटली एग्ज़ाम में भी हेल्प आपको कर सकता है। ये जो आपका अभी रिसेंट आपने सुना होगा अवार्ड है ना, एक पद्म श्री, पद्म विभूषण, है ना, ये अवार्ड जो मिले हैं एग्रीकल्चर में, जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर में, ये कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए जो रिसेंट अवार्ड दिए गए हैं, ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड किस प्रेजेंट टाइम में आज किसको दिए गए हैं? अच्छा, एक्वाकल्चर का अवार्ड किसको मिला है? जस्ट रेज योर हैंड। बहुत ही बढ़िया। महाराष्ट्र का है, ओके। और चलो ये बताइए, पद्म श्री जो अवार्ड है वो क्या अवार्ड है? ये अवार्ड चीज क्या है? अवार्ड, हाथ खड़े करना जिसको पता है। हम्म, नहीं पता तो भाई, हम्म, देखो आज जो है, अगर हम बात करें, कल आपके 5 अवार्ड दिए गए थे। पांचों अवार्ड जो है, सबसे पहले एक्वाकल्चर का है, जो कि उड़ीसा से है पर्सन, ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं है। ठीक है, नाम इनका है बाटा कृष्णा साहू। बाटा कृष्णा साहू, अरे आपके टेलीग्राम में अवेलेबल है, डोंट वरी, मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे। अगर आप जाके देखोगे तो टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं, ठीक है। और इंस्टा में भी पड़े हुए हैं, फेसबुक में भी पड़े हुए हैं, जहाँ पर आप जाके देखोगे, ठीक है। तो एक बार इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली वहाँ पर जो आपका जैसे मान के चलिए आप लोग जो है इंस्टा फेसबुक देखते रहते हो, तो उसमें वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप जाके देखोगे, अभी रिसेंट आपके जो एग्ज़ाम भी हुए ना, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन जो डेली पोस्ट आपकी आती है उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ब्राउन प्लांट होपर का सिम्टम क्या है? हाथ खड़े करना, कितने लोगों को पता है? ब्राउन प्लांट होपर जो राइस में अटैक करता है, उसका सिम्टम क्या है? हाथ खड़े करना एक बार। ओके, अब देख लो आप लोगों में से ही, है ना, आज ही जस्टिस की पोस्ट अपलोड की थी, है ना, आप लोग देखोगे तो आज ही पोस्ट अपलोड। अब ये नहीं कि यार, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पोस्ट अपलोड की है तो आप फेसबुक को जाके ज्वाइन करो। बस इतना कहना है कि रेगुलरली क्या होता है, कई बार हम जो चीज़ों को देखते हैं ना, है ना, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं तो माइंड में रिमाइंड हो जाता है। कई बार आप लोग देखते हो ना, मतलब जैसे कोई मीम वगैरह आपने देखा हुआ है, कोई पोस्ट वगैरह देखी है, कोई फोटो वगैरह देखी है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? तो वही चीज़ होती है। देखो, 3 चीज़ें होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए ना, आपके पास 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले होता है उसको जब रीड आउट करते हो ठीक है। दूसरा होता है किसी से सुनते हो आप, ठीक है। और तीसरा, अब उसके बाद आती है इमेज, और चौथा आपके पास है मूवी, है ना। ये 4 चीज़ें मेनली आपकी जो है देखी जाती है। तो देखो, जब आप लोग खुद, मतलब एक बार जैसे मान के चलिए, कहीं भी किसी भी चीज़ को किसी से सुन लिया, तो सुनने के बाद वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है ना आपको। जैसे मान के चलिए मैंने कहानी के तौर पर किसी को बताई, तो कहानी के तौर पर जब बताई तो वो आप लंबे समय तक याद रखोगे, है ना। जैसे मान के चलिए मैंने कुछ चीज़ों के लिए आपको जब समझाया था, है ना, तो जैसे मान के चलिए एले क्रॉपिंग की हम बात कर रहे थे, तो मैंने जस्ट इतना ही बोला था कि गाड़ी पीछे से आ रही है और आपने बोल दिया एले, है ना। तो वो आपका एक जस्ट कहानी बन गई, छोटी सी एक वो बन गया, मीम बन गया, कुछ भी बन गया, है ना, तो वो हमें याद रह गया। तो उसी प्रकार से जब आप याद करते हो तो एक, अगर आपके सामने एक मूवी है तो डेफिनेटली उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हो, है ना। अगर किसी ने कहानी सुनाई होगी तो वो थोड़ी सी कम टाइम तक याद रहेगी मूवी से, और उसके बाद अगर आपने उसको देखा है या फिर नॉर्मली सुना है तो वो थोड़ा सा उससे कम टाइम तक याद रहता है ना। तो ऐसा यही होता है हमारे साथ। तो इस चीज को अगर आप डेली अगर इमेज फॉर्म में या फिर इन फॉर्म में जब देखते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। तो एक यही है कि आप इनको कम से कम, बाकियों को तो नहीं समझा सकते, आपको तो मैं बोल सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इनको रोज डेली कम से कम अपडेट में रहिए यार, है ना। उसके साथ फायदा आपका ही है, किसी और का नहीं है, नुकसान नहीं है। वहां पर क्वेश्चंस रोज आपके आते हैं, है ना। अब 8 साढ़े 8 बजे रोज क्विज होती है। आई डोंट थिंक सो कि आपने क्विज कभी अटेम्प्ट भी की होगी, ठीक है। एक जनरल ग्रुप है, उसमें भी रोज 10-12 क्वेश्चंस रोज आपके आ जाते हैं,
ठीक है। तो आप उनको देखा करें, उनको अटेम्प्ट करा करें। कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ, है ना, वो कोई झगड़ा नहीं है कि मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो कोई मतलब तूफान नहीं आने वाला वहां पर, है ना, नहीं भी करोगे तो भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही कहानी नहीं है। लेकिन रोज अगर 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप वैसे करोगे तो डेफिनेटली आपका ही इंप्रूवमेंट होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला। ठीक है, 4 क्वेश्चन जब रोज देखोगे तो आपका फायदा हो रहा है वहां पर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका था। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपका इरिगेशन की ही हम बात कर रहे थे, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट बोल दो, इरिगेशन मैनेजमेंट बोल दो, है ना। तो हमने कल देखा था कि आपका इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स कौन सा है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। और भी थोड़ी बहुत और बातें थी कि जिसके अंदर हमने इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस देखा था कि आपका वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो क्रॉप को कैसे होती है, किसके हिसाब से होती है। तो हमने देखा था कि प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्रॉप का टाइप कैसा होगा, या फिर लैंड के अंदर सोइल का टाइप कैसा होगा, तो उसके बिहाफ पर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, इरिगेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। उसके बाद हमने लास्ट में आपके जब लास्ट में जा रहे थे तो हमने एक इक्वेशन आपका देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि आपका वाटर की डिमांड होती है और वाटर की सप्लाई होती है, दोनों के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उन दोनों इक्वेशंस को हमने सोल्व आउट करने की कोशिश की थी, है ना। हमने जाना था कि इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और वाटर यूज्ड बाय जो प्लांट होता है, ये तीनों एक ही इक्वेशन के अंदर आपका जो है, इन तीनों को हम एक ही चीज के अंदर बोल देते हैं, तीनों के लिए एक टर्म को यूज कर देते हैं, दैट इज द इवेपो ट्रांसपिरेशन, है ना। क्योंकि पहले आपका ट्रांसपिरेशन होगा और बाद में क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। प्लांट क्या करेगा, पहले वाटर को अपटेक करेगा, कहाँ से अपटेक करता है, सोइल से अपटेक करता है। कहाँ से अपटेक करता है, सोइल से अपटेक करता है ना। तो वो चीज़ हमें पता है डेफिनेटली। अब उसके बाद जो आज का पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो सोइल के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके इंडिया के अंदर हमारा 48.8% 48.2% जो एरिया है वो हमारा क्या है, इरिगेटेड एरिया है। लेकिन हरियाणा के अंदर कितना एरिया इरिगेटेड है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो याद रखना, आपका हरियाणा का जो टोटल लैंड है उसका आपका 83 पॉइंट समथिंग या 84% अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है वो क्या है, आपका इरिगेटेड एरिया है। मैंने क्या बोला, 84% एरिया आपका क्या है, इरिगेटेड एरिया है। तो ये क्या है, आपका हरियाणा का, है ना। तो इसका सिनेरियो हम बात कर रहे हैं। अब देखो, हरियाणा के अंदर आपका इरिगेशन के अंदर अगर हम देखें तो इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए, खासकर आपका जो वाटर है, वाटर हर एक जगह पर अवेलेबल करवाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है ना। एक तो पहला सब्सिडी है ओन फार्म पॉन्ड मैनेजमेंट। क्या है, पहला जो है वो किसके लिए देता है, ओम ओन फार्म पॉन्ड मैनेजमेंट। मतलब जो पोंड होता है, आपने देखा होगा तालाब टाइप एक होता है, उस पोंड को बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 70% सब्सिडी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कितनी, 70% सब्सिडी दी जा रही है। 30% फार्मर को लगाना पड़ेगा, और जो जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर वो भी फार्मर को ही देना पड़ता है। लेकिन 70% सब्सिडी कौन देता है यहाँ पर, आपका हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, ये पहला आपका सब्सिडी का टाइप है। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोलर पंप लगाते हैं आजकल, देखा है कि नहीं देखा, है ना। तो सोलर पंप के अंदर आपका उसका था रेंज, हाँ, 2 HP से 10 HP। ठीक है, 10 हॉर्स पावर तक का अगर आपका सोलर पंप लगाया जा रहा है तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट आपकी 75% सब्सिडी देती है। कितनी देती है, 75% सब्सिडी देती है। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, कोई है प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी का, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आपकी गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी किसमें दे रही है। और एक तो आपको ये तो पता ही होगा, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए जो आपका जैसे मान के चलिए जो माइक्रो इरिगेशन जिसे हम बोल देते हैं, है ना, तो वो तो जो नॉर्मल आपका सब्सिडी दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट की जो आपकी 2018-19 की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो आपकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका 85% सब्सिडी दिया जाता है। किसके लिए, माइक्रो इरिगेशन बोल दो या ड्रिप या स्प्रिंकलर बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो माइक्रो इरिगेशन या फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो आपकी स्कीम है उसी के अंडर में ही आपका जो है 85% जो है यहाँ पर क्या दिया जाता है, आपको सब्सिडी दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे को। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी हरियाणा की कितनी है, कोई बता सकता है, जरा हाथ खड़े करना, जरा हाथ खड़े करना कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी हरियाणा का कितना है। गुड, ओके, गुरविंदर।
184, ओके। रिसोर्स, ओके, आईसीआर की वेबसाइट। दविंदर? 184 रिसोर्स आपका। HCU, आर यू श्योर? ओके, एनिमल एल्स? कोई और बोलना चाहता है? ये दो डेटा आपको देखने को मिलेंगे, एक 181 का एक 184 का। तो ये डेटा आपका पुराना है और ये डेटा आपका नया है प्रेजेंट टाइम में। अब आईसीआर की वेबसाइट पे ये भी डेटा देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर ये डेटा कहाँ देखने को मिलेगा बताता हूँ। जब आप जाओगे ना उस वेबसाइट के अंदर, तो आपका ना, जब हरियाणा को नॉर्मली आप सर्च करते हो तो हरियाणा के बारे में ना डिटेल दिया हुआ है, हर एक स्टेट का दिया हुआ है डिटेल। तो उस डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा 181। लेकिन जब आपका रिसेंट उस डेटा के अंदर आप चेक करते हो, तब आपको मिलता है वहां पर कितना, 184। तो आपका रिसेंट जो है वो क्या है, आपका 184 है। तो मैं यहाँ पर यही देख रहा था कि कुछ बच्चे ज्यादातर 181 को भी याद करके बैठे हुए हैं। तो कोई आपका जो है, कुछ लोग यहाँ पर बता भी देते हैं कि सर दो डेटा अवेलेबल है, इनको याद करना है, दोनों को ही रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये डेटा जो आपका 181 वाला है वो ओल्ड है, वो आपको याद नहीं करना है। आपका 184 का जो डेटा है वही आपका रिसेंट का डेटा है और वही आपको एग्जैक्टली याद करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या रहा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का रहा। देखो डियर, अभी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो 80% जो हम पानी निकालते हैं ग्राउंड का, उसका 80% एग्रीकल्चर में यूज होता है। पता है आपको कितना? 80% पानी जो ग्राउंड का है वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो आपकी इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी है वो केवल नाम मात्र कितनी है, 35 to 40%। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी है, वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब जानते हो ना, कि जितना वाटर हम निकालते हैं उसका कितना परसेंट वाटर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा कितना है, 35 to 40%। यानी कि बाकी जो निकाला गया था पानी, या फिर जो भी जहां से भी पानी आया था, वो सारा पानी आपका क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था। पानी कहीं ना कहीं या तो रन ऑफ लॉस हो गया था, या लीच डाउन कर गया था, या वो एनवायरनमेंट में आपका इवेपोरेट कर गया था, या कहीं और चला गया था। लेकिन सारा का सारा पानी क्या हो गया था, आपका लॉस हो गया था। ये बात समझ में आ गई सभी को यहाँ पर? ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहा, वाटर का लॉस होगा। अब अगर हम बात करते हैं हरियाणा के लिए डेटा की, है ना, तो डेफिनेटली डियर हरियाणा के अंदर जो आपका इसका आएगा कि वाटर का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट आपका डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है कि कितना यूटिलाइज हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जब भी कोई डेटा आएगा, मैं जस्ट चेक ही कर रहा था अभी आने से पहले, लेकिन अभी मिला नहीं कुछ ऐसा कि जो ऑथेंटिक आपका दे सके। कई जगह पे लिखा हुआ था कि 60% है, कई जगह 55 भी लिखा हुआ था। तो एग्जैक्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है जो आपका ऑथेंटिक रिसोर्स दे सके, ठीक है। डेफिनेटली अगर मिला तो आपको बता दूंगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अकॉर्डिंग अभी तक कोई डेटा नहीं है, ठीक है। वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। देखो, अब जो वाटर है वो हमने यूटिलाइज करना है, मैनेज करना है। तो वाटर को मैनेज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वाटर हमारा क्या हो रहा है, स्कैरसिटी हो रही है, कमी होती जा रही है। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा के द्वारा एक योजना भी, यानी कि जो स्कीम है वो भी आपकी लॉन्च की गई है ना। तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं, जैसे मान के चलिए कुछ क्रॉप आपको यहाँ पर क्या करनी होती है, रिप्लेस करनी होती है। खासकर मेन जो क्रॉप रिप्लेस करने जा रही है वो कौन सी है, कॉटन, सॉरी राइस, और विद द हेल्प ऑफ कॉटन, है ना। तो मेनली जो राइस का यहाँ पर जो ऑप्शन जो चूज किया गया है वो क्या है, आपका कॉटन। हरियाणा गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, कोई बता सकता है? डेफिनेटली आपके एरिया में मिला होगा यार सब्सिडी। वेरी गुड, 7,000, है ना। तो आपका सब्सिडी जो दिया जा रहा है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, 7,000 पर एकड़। अगर आप रिप्लेस करते हो किसको, हाँ, आपके बैकग्राउंड से नॉइस काफी ज्यादा आ रही है मेरे भाई, आपको म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7,000 पर एकड़ आपको यहां पर क्या करना जा रहा है, कि आपका अगर राइस की क्रॉप को आप रिप्लेस करते हो किसके द्वारा, कॉटन के द्वारा, या किसी और क्रॉप के द्वारा, कॉटन, पिजन पी, तो उस समय आपको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 7,000 पर एकड़ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि एक सब्सिडी या स्कीम कुछ भी, या एक अमाउंट की आपकी क्रॉप को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं डियर,
तो यहाँ पर आपका वाटर मैनेजमेंट करना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले हमने ये जाना कि वाटर का एक्सप्लॉयटेशन या फिर वाटर का लॉस जो हो रहा है वो काफी ज्यादा हो रहा है, ये बात तो हमें पता लग गई। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको एक बात का और भी पता है कि जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि पानी नहाने के लिए यूज होता है, पानी पीने के लिए यूज होता है, पानी कपड़े धोने के लिए यूज होता है ना, कितनी बातें करते हैं। तो सेम बातें यहाँ भी आती हैं कि वाटर का यूज काफी ज्यादा है, लेकिन हमने मैनेज करना पड़ता है ना। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में, जैसे ऑलरेडी आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1400 क्यूबिक लीटर समथिंग है, लेकिन आपका आईसीआर ने आपके 2019 के अंदर चेताया था, बताया था कि अगर ये आपका कितना चला गया, 1000 से नीचे चला गया, तो उस समय आपका इंडिया जो है वाटर स्कैर्सिटी कंट्री में आ जाएगा। तो डेफिनेटली हमें इससे बचना है, और इस लेवल तक पहुंचने से पहले हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, इरिगेशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। इरिगेशन को मैनेज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 80% जो ग्राउंड का वाटर हम निकाल रहे हैं वो किस में यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा जो आपका क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जो इरिगेशन हमारा, या सॉरी, सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है वो हमारा कहां से है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि आपका टोटल जो वाटर यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर वो ज्यादातर कहां से आता है, वेल से आता है, कुओं से आता है, और सेकंड नंबर पर कहां से आता है, केनाल से आता है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। और दूसरा, रिवर्स अगर हम देखते हैं तो हमने देखा होगा कि पहले जो नदियां थी हमारे इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा बहती थी, लेकिन अभी काफी नदियां जो है वो क्या हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। पहले जो आपकी लगातार बहने वाली नदियां थी वो सूख के आपका कहीं कहीं, अगर हम बात करें जैसे हरियाणा के अंदर नदी है आपकी सरस्वती नदी, सुना है आपने? मतलब है नहीं थी, वो पहले आपकी एक रेगुलर नदी थी, लेकिन अभी क्या बन चुकी है, आपकी एक बरसाती नदी बन चुकी है। और बरसाती भी नहीं है अभी तो, प्रेजेंट टाइम में काफी उसके अंदर लॉस आपका हो चुका है। उसका आई थिंक सो एक कहीं मिला था कि सोर्स मिला था थोड़ा सा, तो उसी को दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है, बट दैट इज नॉट ए आपका इफेक्टिव वर्क नहीं हो पा रहा है उसमें। क्या? हाँ, आप किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? सोनीपत, ठीक है। देख मेरे भाई, सोनीपत की अगर हम बात करें तो सोनीपत से आगे कोई यहाँ पर रेवाड़ी से है? अच्छा, कोई यहाँ पर चरखी दादरी? एक। कोई यहाँ पर झज्जर से है? ओके। कोई भिवानी से है? ओके। भिवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, इनसे कभी पूछ के देखना, ये हरियाणा में ही बता देंगे आपको कि कहाँ यूज होता है इसका। दूसरा, आप यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जब आप साउथ इंडिया में जाओगे, एमपी में जाओगे, तो वहां पर जो आपका मेजर सोर्स है वो इरिगेशन का क्या है, यही वेल होते हैं, कुएं होते हैं, सबमर्सिबल पंप होते हैं। सबमर्सिबल पंप भी वेल का ही पार्ट आता है, पहली बात। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि सर सबसे ज्यादा जो है इरिगेशन का जो सोर्स है वो वेल कैसे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वेल है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका वाटर का मैनेजमेंट करने के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मेथड कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम में जाते हैं तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारा फ्लड इरिगेशन हम जो है यूज करते थे, और फ्लड इरिगेशन में हम क्या करते थे, आज भी फ्लड इरिगेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन उसको हमने डिवाइड कर लिया है सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर। क्या कर लिया हमने, सरफेस इरिगेशन मेथड में डिवाइड कर लिया है। तो सरफेस इरिगेशन मेथड के अंदर फर्दर आपके, अब देखो इरिगेशन के मेथड जब हम पढ़ते हैं तो तीन प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला आपका होता है सरफेस इरिगेशन मेथड, दूसरा आपका होता है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, और तीसरा आपका यहां पर होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। क्या होता है, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। देखो डियर, आपका जो सरफेस इरिगेशन मेथड है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका सबसे पहला जो मेथड है उसके अंदर हम आते हैं, जैसे चेक बेसिन मेथड है आपका, जो है अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर, आपके जो है रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में, जो भी आपका डिपेंड करता है उसके शेप में हम क्या कर लेते हैं, बेसिन बना लेते हैं। बेसिन का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें आप बार बार पढ़ोगे, एक आपका बेसिन पढ़ोगे, एक आपका यहाँ पर जो है जहां पर वाटर कलेक्ट होता है उस एरिया के लिए आप वर्ड यूज करते हो आपका कमांड एरिया और कैचमेंट एरिया, ये दो वर्ड आप यूज करते हो। ठीक है, एक कमांड एरिया क्या है और कैचमेंट एरिया क्या है, इन दोनों की बात हमें कर लेते हैं। ठीक है, देखो देखो डियर, जब भी हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास क्या है, 1 लीटर पानी है, क्या है आपका,
1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी, अब मुझे ये पता है कि आप लोगों में से हर एक पर्सन की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 200 ml है। कितनी है? 200 ml है। आप लोग बताइए कि मैं 1 लीटर में कितने लोगों को पानी दे सकता हूं? 5 लोगों को दे सकता हूं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कमांड। ये मेरी कितनी क्या हो जाएगी? कमांड हो जाएगी। मतलब 1 लीटर में 5 लोगों में डिवाइड कर सकता हूं, तो मेरी कमांड कितने लोगों की है? 5 लोगों की है। समझ में आ गया? चलिए, अभी दूसरा क्या रहा? जैसे मान के चलिए कैचमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपका जो पेट जिसमें पानी गया है, जहां पर जाकर कलेक्ट हुआ है आपका देने के बाद, तो वो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? कैचमेंट। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से जब भी हम बात करते हैं कैचमेंट का मतलब क्या होता है, जो बेसिन का मतलब क्या होता है, बेसिन का मतलब होता है कि वो बेस जिसके ऊपर जाकर पानी कलेक्ट हो रहा है। कैचमेंट का भी उसी प्रकार से, जहां पर पानी जाकर आपका क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। अब बोलोगे सर हम कैचमेंट जो वर्ड है रिवर के लिए भी यूज करते हैं, रिवर के लिए बेसिन भी यूज करते हैं। बिल्कुल, आपका नदी का जो एरिया है जहां पर नदी बह रही है, क्या वो उसका कैचमेंट एरिया नहीं है? क्या वहां पर उसने वाटर को कलेक्ट नहीं किया हुआ? बिल्कुल किया हुआ है। तो वो उसके लिए रिवर बेसिन हो जाएगा, रिवर कैचमेंट एरिया हो जाएगा। जहां से वो फ्लो कर रही है वहां से लेके लास्ट तक का जो उसका एरिया है वो क्या है? रिवर का कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन है। समझ में आ गया? चलिए, इसी प्रकार से कमांड एरिया का मतलब क्या होगा कि वो रिवर कितने स्टेट को कवर कर रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है, कितना एकड़ एरिया कवर कर रही है, कितना हेक्टेयर एरिया कवर कर रही है, वो उसका क्या हो जाएगा? आपका कमांड। अब देखो, बोलोगे कमांड के अंदर सर हेक्टेयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, मतलब यहां से नदी बह रही है यहां से लेके, तो वो उसने ये नहीं कि ये एरिया कवर किया, नो, ये कमांड एरिया नहीं है। कमांड एरिया का मतलब है कि कितने एरिया को ये इरिगेशन दे पा रही है, कितने एरिया को ये आपका वाटर की डिमांड सप्लाई पूरी कर पा रही है, तो वो इसका क्या होता है? आपका कमांड एरिया होता है। अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात आपको? है ना? क्योंकि वैसे तो अगर हम बात करें तो कमांड एरिया फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर आप केवल इसको बोलोगे कमांड एरिया, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपकी जो एक बोतल थी, तो बोतल आपका कमांड एरिया हो गया ना, 1 लीटर ही कमांड एरिया हुआ। लेकिन यहां पर 5 पीपल आपके क्या थे? कमांड थे। समझ में आई मैंने क्या बोला? उसी प्रकार से यहां पर कितना हेक्टेयर एरिया इसमें कवर किया जा रहा है। तो अब यहां पर इरिगेशन के प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है? यहां पर क्या आते हैं? इसी कमांड एरिया के बिहाफ पर आपके क्या होते हैं? इरिगेशन प्रोजेक्ट आते हैं। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका होता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये आपका दूसरा आपका होता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और लास्ट आपका होता है लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो इनका एरिया होता है कि लेस देन 2000 हेक्टेयर एरिया। मान के चलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्कीम लॉन्च की। मैंने क्या बोला कि यहां पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, और स्कीम जो है, जैसे मान के चलिए अब आप में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैं एक गवर्नमेंट हूं और आप लोग क्या हो यहां पर? पब्लिक हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि भाई कल आपको जो है 5 लोगों को यहां पर एक आपको जो है मतलब जो है कुछ भी मिठाई बांटी जाएगी, या फिर कुछ भी एक मतलब बुक्स दी जाएंगी आपको, है ना? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 5 लोगों को। अब यहां पर 5 या 5 से कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? केवल 5 रहेगी। तो ये क्या हो गया? ये मेरे लिए प्रोजेक्ट हो गया मिनी, स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया। बच्चे हैं यहां पर कितने? 100, ठीक है? अब मैंने क्या बोला? अगले दिन बोला कि मेरा प्रोजेक्ट जो है 5 से ऊपर बच्चों को दूंगा, लेकिन 20 से कम बच्चों को दूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? मीडियम। और अगला मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 20 से ऊपर लोगों को दूंगा और 50 से कम लोगों को दूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर आपका? या 20 से ऊपर ऊपर लोगों को मैं क्या दूंगा? आपका कोई पर्टिकुलर बुक्स दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लार्ज प्रोजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार से जब गवर्नमेंट बोलती है कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंडर में हम 2000 हेक्टेयर एरिया या इससे कम एरिया को कवर करेंगे, तो वो हमारा किस में आएगा? स्मॉल या फिर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा, ठीक है? और इसके लिए अमाउंट जो दी जाती है वो लेस देन 2.5 मिलियन दी जाती है। कितनी? 2.5 मिलियन रुपीस से कम, ठीक है? और यहां पर जो आपका अगला होता है, ये आपका है कमांड एरिया के अकॉर्डिंग, और ये आपका है अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगर आपसे अमाउंट के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आंसर ये चला जाएगा, और अगर आपका कमांड एरिया के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आंसर है ये चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहां पर आपका आता है मीडियम के लिए। तो 2000 टू 10,000 हेक्टेयर आपका एरिया जो होगा, और इसके अंदर आपका जो अमाउंट होगा वो 2.5 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक आपका अमाउंट हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 10,000 हेक्टेयर एरिया आपका चला जाएगा, और यहां पर मोर देन 50 मिलियन
अमाउंट आपकी चली जाएगी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों प्रोजेक्ट आपके समझ में आए कि नहीं आए बताओ, है ना? ये कमांड एरिया के अकॉर्डिंग और अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या किया गया है, प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? कोई क्वेश्चन है? और देख लेना डियर, यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, कि आपका इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है माइनर कौन सा होता है, मीडियम कौन सा होता है और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है कौन सा होता है। समझ में आ गया सभी को? चलिए तो हमने बात की थी कि आपका जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम यहां पर आपके इरिगेशन मेथड की बात कर रहे थे और मेथड की बात करते करते हमने इनको जान लिया। अब हम वापस आते हैं हमारे किसके ऊपर, मेथड के ऊपर। देखो डियर, मेथड की जब हम बात करते हैं तो सरफेस आपका इरिगेशन मेथड है, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। पहले हम बोलते हैं कि चेक बेसिन आपका इरिगेशन मेथड है, ठीक है? इसमें आप लोग क्या करते हो, जैसे मान के चलिए ये आपका पूरा का पूरा क्या है, प्लॉट है। ये क्या है, पूरा का पूरा प्लॉट है। देखो डियर, आपका इरिगेशन की जब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट फॉलो की जाती है और सरफेस इरिगेशन मेथड आपसे पूछ ले, कोई बोल दे कि सरफेस इरिगेशन मेथड कहां पर फॉलो करना चाहिए, तो याद रखना कि जिस लैंड का स्लोप 2% से कम होगा उसी पे हम क्या कर सकते हैं, आपका सरफेस इरिगेशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जो रिकमेंडेशन है वो क्या है कि ये देखो, फॉलो तो ज्यादा पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे आओगे, थ्योरी लेवल पे तो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो आपका 2% से ज्यादा स्लोप पर हम यूज करते हैं फ्लड को, ठीक है, और सरफेस इरिगेशन मेथड को। लेकिन आपका ज्यादातर जो रिकमेंडेशन दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि लेस देन 2% स्लोप के ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं, आपका इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, कारण क्या है, क्या रीजन है। देखो आप लोग जानते हो अच्छे से, जैसे मान के चलिए ये क्या है, आपका एक लैंड है और इस लैंड में आप लोग क्या कर रहे हो, इरिगेशन दे रहे हो। ये लैंड है आपका, ये लैंड में आप लोग क्या कर रहे हो, इरिगेशन दे रहे हो। मान के चलिए मैं पानी यहां से दे रहा हूं तो पानी डेफिनेटली इस साइड क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। अगर ये यहां से इस प्रकार से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्या इधर से पानी ऊपर चला जाएगा? नो। और क्या मैं इस प्रकार से कर दूंगा तो पानी एकदम से सारा का सारा जाकर कहां कलेक्ट हो जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो क्या इवनली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसके ऊपर? नो। तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा या फिर वाटर आपका यूज ज्यादा होगा? यहां पर डेफिनेटली लॉस ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्लोप मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और स्लोप मेंटेन करने के लिए आपके पास सबसे जो मेथड आपका बेस्ट जो यहां पर इंप्लीमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में यूज भी किया जा रहा है, दैट इज द लेजर लैंड लेवलर, ठीक है? तो ये आपका इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का क्या होता है, पार्ट होता है, क्योंकि ये वाटर को कंजर्व करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और वाटर के साथ साथ सोइल भी कंजर्व होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्लोप ज्यादा होगा तो वहां पर रन ऑफ के लॉस के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसके लिए रन ऑफ अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली सोइल का जो इरोजन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ये क्या करने वाला है, आपका वाटर का इरोजन, आपका वाटर का इरोजन और सॉइल का इरोजन क्या करने वाला है, रोकने वाला है, ठीक है? तो इसीलिए लेजर लैंड लेवलर को हम लोग यूज करते हैं। तो जिस एरिया में आपका लैंड प्रॉपर मेंटेन्ड है, जहां पर वाटर आपका अच्छा खासा अवेलेबल है, वहां पर हम क्या कर देते हैं, आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं 2 से 3। एक पूरा का पूरा जो एकड़ होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 में या आपके 3 के अंदर क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। और पानी जो है उसके अंदर ओपनली आपका छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका वाटर पूरा का पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और खासकर ये जो सरफेस इरिगेशन मेथड है वो फॉलो करते हैं हम क्लोज स्पेसिंग क्रॉप में। किसमें ये फॉलो करते हैं, आपका क्लोज स्पेसिंग में। क्योंकि जो आपकी क्लोज स्पेसिंग क्रॉप होगी उसी के अंदर हमें फ्लड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वरना जो आपके जैसे ट्रीज है ना, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो यहां पर एक तो ये हो गया रेक्टेंगुलर, आपके जो है डायरेक्टली प्लॉट में पानी छोड़ दिया जाएगा। एक क्या हो सकता है, इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर इसको डिवाइड करने का रीजन क्या रहा, इसको रीजन ये रहा, जैसे मान के चलिए यहां पर भी आपका क्या बना दिया मैंने, चैनल बना दिया ये पूरा का पूरा, ठीक है? तो यहां से पानी आपका इनमें चला जाएगा, ठीक है? अब बोलोगे सर इसको ऐसा क्यों किया गया? देखो चेक बेसिन ज्यादातर उन एरिया में करते हैं जहां पर लैंड का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, ठीक है? क्योंकि यहां पर क्या होगा, पानी अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो डायरेक्टली क्या होगा, यहां तक चला जाएगा। लेकिन अब मैंने जब प्लॉट में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, वाटर आपका प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा क्या हो सकता है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और जहां पर लैंड का स्लोप ज्यादा होता है वहां पर मैं क्या करूंगा, इसको आपका
चेक बेसिन मेथड को फॉलो करूंगा। समझ में आया? और खासकर ये जो प्रैक्टिस आपकी फॉलो की जाती है जहां पर वाटर कम अवेलेबल होता है और जहां पर वाटर आपका जो है सॉरी लैंड का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। खासकर जैसे जो हिमाचल के एरियाज है वहां पर भी चेक बेसिन को फॉलो किया जाता है, और हिमाचल से ज्यादा इसको जो है एमपी, यूपी और आपका राजस्थान के अंदर फॉलो अप करते हैं। ठीक है, लेकिन खासकर हरियाणा पंजाब जो है उसके अंदर जो पहले वाला जो मेथड था आपका, जो रेक्टेंगुलर आपके डायरेक्टली प्लॉट थे, उसके अंदर क्या होता है, फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन में क्या होता है, इस प्रकार से आपका चैनल रहता है और यहां पर आपका ट्रीज रहते हैं। तो ये रिंग आपके ट्री के अराउंड में क्रिएट हो जाती है और इसी के अंदर पानी को आपको प्रोवाइड करवाना, ये हमारा क्या रहता है, आपका रिंग बेसिन मेथड रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, चलिए ये हमारा क्या रहा, सरफेस इरिगेशन मेथड का पार्ट रहा। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड हमारे इंडिया में फॉलो अप नहीं करते हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं, कभी एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, सोइल है। मान के चलिए ये आपका सरफेस है और ये आपका नीचे का पार्ट है। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, सोइल को इतना काट लिया और इधर वाली साइड से इस सोइल को क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो सोइल का मेरे सामने क्या है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यू मेरे सामने है। समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आपका एक गड्ढा यहां पर ये जो किया हुआ है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपकी पाइप जो है जो मेन पाइप है पहले उसको लगा दूंगा और उसके बाद हॉरिजॉन्टल के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहां पर पाइपों को अरेंज कर दूंगा। बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि इनके अंदर ना इमीटर लगे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या लगे होते हैं, इमीटर लगे होते हैं। और आपको भी पता है कि प्लांट की रूट कहां जाती है, नीचे जाती है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होता है, वाटर आपका धीरे 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 स्लोली आपका इमिट होता रहता है और पानी आपका स्लोली स्लोली जो है प्लांट की रूट को क्या रहेगा, मिलता रहेगा। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, याद रखना कि इसके अंदर एक अगर आपका ये पाइप जो है अगर बिछाई जा रही है तो दूसरी पाइप जो मेन पाइप है उनके डिस्टेंस के बीच में 30 मीटर की डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये जो है वो 15 मीटर को कवर करती है। ठीक है, ये कितने एरिया को कवर करती है, 15 मीटर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कवर किया जाएगा। जैसे मान के चलिए यहां से एक पाइप है, ये पाइप क्या कर रही है, जैसे इसमें पानी डाला तो डेफिनेटली इन पाइप में मूवमेंट करेगा वाटर आपका, और इनमें मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट करते हुए यहां पर आपके क्या लगे हुए हैं, होल्स लगे हुए हैं, आपके इमीटर लगे हुए हैं, जहां से पानी इमिट होकर क्या करेगा, सोइल में पेनिट्रेट करेगा। अब डेफिनेटली ये आपका जो है मेथड बहुत अच्छा है, फॉलो अप करना बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन इंडिया के अंदर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सीजनल क्रॉप को जब ग्रो करवाएंगे तो डेफिनेटली उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इरिगेशन के आपका टिलेज प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। और टिलेज को अगर फॉलो किया जाएगा तो इनके जो ब्रेकडाउन के चांसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, इसीलिए हम इनको फॉलो नहीं करते। दूसरा, इनको मैनेज करने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। तीसरा, अगर कोई क्लोग हो जाता है तो उसके बाद इनको ओपन करना हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्लोग हो चुका है, कहां पर क्लोग हो चुका है, तो उससे परेशानी आ जाएगी। तीसरा, इनके जब हम आपका जब टिलेज प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे मोल्डबोर्ड प्लो है, सब सोइलर है, उनको फॉलो करेंगे तो बार बार इनको निकालना पड़ेगा, इनकी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी। और हमारे इंडिया के फार्मर ज्यादातर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो डेफिनेटली वो इस मेथड इस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया के अंदर अभी इस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है यहां पर प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। क्या आता है आपका, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड। देखो डियर, प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड के अंदर मेनली दो है, लेकिन यहां पर प्रेशराइज्ड इरिगेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो मेनली दो के अंदर एक आपका आता है ड्रिप और एक आपका यहां पर आता है स्प्रिंकलर। ठीक है, ये हमारे दो मेथड रहते हैं। लेकिन देखो डियर, इनको पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। जो हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड होता है उसके अंदर जब हम सरफेस इरिगेशन मेथड की बात करते हैं तो एक मेथड आपका पहले तो हो जाएगा कौन सा, जो बेसिन मेथड हो जाएगा, जिसके अंदर चेक बेसिन आ जाएगा, रिंग बेसिन आ जाएगा। दूसरा हमारा आता है रिज एंड फरो मेथड। क्या आता है आपका, रिज एंड फरो मेथड। ठीक है, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता है कि रिजेस बना दी जाती है और फरो होती है ना। रीज क्या होती है, एक हाइट की इस प्रकार से, और बीच में जो फ्रो बन गई, स्पेस बन गया, उसको हम बोल देते हैं फ्रो, है ना। तो ये जो बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है, ये आपकी रिज रहती है, ये आपका फरो, रिज फरो रिज फरो रिज फरो, है ना, ये हमारा रहता है इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा कि जब रिज फरो की बात आती है
है ना। तो ये रिज और फरो के बीच में, अब फरो में पानी आपका जाता है और रिज के ऊपर आप क्या करते हो, प्लांट को आप लगा देते हो। और याद होगा ये मेथड मैंने आपको उस टाइम बताया था जब हम डिबलिंग मेथड की बात कर रहे थे, याद है आपको, जब हमने क्या किया था, डिबलिंग मेथड को देखा था। तो डिबलिंग मेथड हमारा क्या था, जिसके अंदर हम सीड को प्लेस करते थे एक होल के अंदर, याद आया। और मैंने बोला था कि रिज के ऊपर आपका ऊपर से 1/3 आपका जो है स्पेस छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में आप क्या करते हो, सीड को प्लेस करते हो। याद आया ये बात आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा है, रिज एंड फरो मेथड। देखो डियर, इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर फर्दर आपके डिवाइडेड रहते हैं। पहला आपका होता है ओल फरो मेथड, दूसरा आपका होता है अल्टरनेट फरो मेथड, और तीसरा आपका होता है स्किप फरो मेथड, और चौथा आपका होता है सर्ज इरिगेशन। ठीक है, देखो यहां पर जब हम बात करते हैं अल्टरनेट फरो मेथड की, ओल फरो मेथड की, अब देखो इसके अंदर क्या है, एक रिज है, एक फरो है, एक रिज है, एक फरो है, एक रिज है, एक फरो है ना। हर एक रिज के बाद एक फरो है, और हर एक फरो में क्या हो रहा है, वाटर आपका प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो एक रिज के ऊपर क्या होगी, एक प्लांट की रो होगी, ये भी हम लोग जानते हैं, ऐसे अरे भाई यस और नो, एक रिज के ऊपर क्या होगा, एक प्लांट की रो होगी। तो हमें ये पता लग गया कि ये आपका इसके अंदर हर एक जगह पर रो है और हर एक जगह पर फरो है, तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑल फरो मेथड। तो क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऑल फरो ये हुआ तो अल्टरनेट फरो क्या होगा। देखो मान के चलिए मैंने क्या किया, ये फरो यहां पर बनी हुई है, ये फरो बनी हुई है, ये फरो बनी हुई है, मैंने क्या किया, इसमें पानी दे दिया और इस फरो में पानी नहीं दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, फरो को यहां से इस साइड से बंद कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, इस फरो में जब पानी आएगा तो ये फरो में, इधर वाली फरो में ऊपर से घूमकर पानी आएगा, ऐसे सेम इस प्रकार से इसमें होगा। तो यानी कि एक फरो को छोड़कर मैं क्या कर रहा हूं, पानी आपका प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा हूं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक फरो को हम छोड़ रहे हैं, तो इसको ऐसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलिए एक आपकी पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, एक आपकी रो बना रखी है आप लोगों ने, और मैं क्या कर रहा हूं, एक को छोड़कर दूसरे को चूज कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं ना। एक को छोड़ा गया, दूसरे को चूज किया गया, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला, एक फरो को छोड़ा गया, तो इसीलिए ये मेथड कौन सा हुआ, अल्टरनेट फरो मेथड, अल्टरनेट फरो मेथड। और अगली बात हमने क्या बोली यहां पर है, स्किप फरो। अब बोलोगे स्किप फरो मतलब इसके अंदर हम फरो को स्किप ही कर देंगे, बिल्कुल, फरो को हम स्किप करने वाले हैं। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, यहां पर जो आपकी रिज है उसकी जो विड्थ है वो क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। जो आपकी रिज है, रिज की विड्थ क्या कर दी जाएगी, ज्यादा कर दी जाएगी। और रिज की विड्थ ज्यादा करने से क्या होगी, एक रो यहां आएगी और एक रो यहां आएगी, और उसके बाद यहां पर क्या आएगी, आपकी फरो आएगी। तो इस प्रकार से यहां पर भी रो और ये आपका फरो, तो हमने क्या कर दिया, इसके बीच में जो फरो होनी चाहिए थी उसको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इसलिए इस मेथड का नाम क्या चला गया आपका, स्किप फ्रो मेथड चला गया। और नेक्स्ट हमारा आता है सर्ज इरिगेशन मेथड। इसका दूसरा नाम जो होता है वो आपका ऑन ऑफ इरिगेशन मेथड भी होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑन ऑफ इरिगेशन मेथड किस इरिगेशन मेथड का दूसरा नाम है, तो वो हमारा यहाँ पर है जो सर्ज इरिगेशन है उसी का दूसरा नाम है। इसके अंदर पूछते हैं कि इरिगेशन यूज एफिशिएंसी कितनी है इसकी, वाटर यूज एफिशिएंसी कितनी है इसकी, कितनी है भाई, 85%। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है कि इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, 85%। तो समथिंग नियर अबाउट अगर हम देखें तो आपके ड्रिप के नियर अबाउट चली जाती है और आपके स्प्रिंकलर से ऊपर होती है, यस और नो। लेकिन फिर भी ये इंडिया के अंदर आपका एक जो है आपका कह सकते हो कि बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जा रहा है। इंडिया के अंदर अभी तक इसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया है। अभी तक बहुत ही जो आपके इनोवेटिव फार्मर जिन्हें आप बोल देते हो, या फिर जिन फार्मर को आप लोग बोल देते हो कि जो जल्दी आपकी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर देते हो, है ना, जो आपके प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है प्रोग्रेसिव फार्मर एक वर्ड यूज किया जाता है, हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर। ये कई बार क्वेश्चन आपका ये भी आ चुका है, मैं आपको बताना उस टाइम भूल गया था, चलो अभी बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाउंडेशन सीड है वो कौन कौन ग्रो करवाता है। तो फाउंडेशन सीड हमारा एनएससी डेफिनेटली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। कौन, एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। लेकिन याद रखना जो आपका यहां पर फाउंडेशन सीड होता है उसको प्रोग्रेसिव फार्मर को एज ए आपका क्या दिया जाता है, चेक करने के लिए। पहले उसको जो है, अगर हम बात करते हैं जैसे कोई सर्टिफाइड सीड भी नया आपका मार्केट में आ रहा है, फाउंडेशन सीड भी अगर नया आ रहा है मार्केट में,
तो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है सबसे पहले प्रोग्रेसिव फार्मर को। प्रोग्रेसिव फार्मर वो फार्मर होते हैं जो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो नई टेक्नोलॉजी जैसे ही आई उसको वो जल्दी से क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। तो उन फार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी का नाम सुना उसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। दो रीजन होते हैं, एक तो वो प्रोस्पेर होते हैं, मतलब उनके पास अच्छी खासी इनकम होती है, और दूसरा उनके पास अल्टरनेट सोर्स भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं जिसके बिहाफ पर उनकी इनकम जो होती है वो जनरेट होती रहती है। समझ में आया? तो ऐसे फार्मर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेटिव। अब इनोवेटिव फार्मर एक वर्ड आ जाता है, क्या वो प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकता है? यस, इनोवेटिव फार्मर, ज्यादातर जो प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं वो इनोवेटिव फार्मर ही होते हैं। इनोवेटिव फार्मर का मतलब क्या है कि जो नई इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा इन्वेंशन, यस और नो? इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी चीज नई आपकी क्रिएट करना, ठीक है। अब मोबाइल क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था? इन्वेंट हुआ था। ऐसा तो नहीं था ना कि नदी में गए, गोता लगाया, ये लो जी इस बार आईफोन, है ना, या फिर आईफोन 13, ऐसा हुआ था क्या कभी? नो, दिस वॉज इन्वेंटेड। माइंड टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, इसे प्रिपेयर किया था। पेन, आपका बोर्ड, कैमरा, है ना, या फिर स्क्रीन, एलईडी, एलसीडी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, है ना, ये सब चीजें क्या है, हमारी इन्वेंटेड है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर है आपका इंडिया, इंडिया क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, है ना। वास्को डी गामा ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ऐसा तो नहीं किया था ना कि छेनी तोड़ी लेके चला गया था। एक्चुअली में पता है कि इंडिया आपका एशिया का पार्ट नहीं है, मतलब नहीं था किसी टाइम। ये एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। बहुत 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 जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब पता चलता है इस चीज़ के बारे में। अभी भी इंडिया जो था वो आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था एक्चुअल में। उस टाइम वो बोलते हैं एक हुआ था, है क्या? अबे दूर बहुत है तो ये मतलब ये थोड़ा ना है ना। तो आपका, अरे रुक जाओ यार, एक तो आप मतलब भाई कभी कोई नई चीज के बारे में सुनते हो तो उसको सुन लिया करो, खासकर जो नई चीज नहीं पता होती है। और मैं यहाँ पर आकर कोई, ये तो है नहीं कि इतनी बड़ी बात, कहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ इंडिया, और बेवकूफी में बोल दूंगा। अब आपको ही पता है अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं कई सालों में, और कई हजारों सालों पहले जब ये आपका एक, मैं जस्ट बुक ही पढ़ रहा था उस समय की बात है, आई थिंक सो आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। उस समय जस्ट बुक को पढ़ रहा था, वो ज्योग्राफी की बुक थी, ठीक है। मेरे पास में एक आईएएस का पर्सन, मतलब आईएएस की जो प्रिपरेशन करता था वो पढ़ता था, मैं भूल गया हूँ, एक उसके अंदर वो हुआ था, पता नहीं कौन सा। हाँ गोंडवाना, वो गोंडवाना वाला, वही 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 वही, अब याद आ गया, ठीक है। तो मैं गोलमेज गोलमेज मेलन की बात कर रहा हूँ। गोलमेज मेलन तो अभी गांधी ने किया था, है ना, वो गो, है ना। तो उस समय जो आपका हुआ था तब की बात है कि एकदम से टूटा था, और उसी समय हिमालय भी क्रिएट तभी हुआ था जब ये चाइना और एशिया के साथ इंडिया आके टकराया था। उसी समय बोलते हैं कि हिमालय जो था वो क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो चलो ये ज्योग्राफी की बात है, लेकिन फिर भी वापस आते हैं हमारी बात के ऊपर। हम कहाँ थे? हमारा जो है प्रोग्रेसिव फार्मर, है ना, इनोवेटिव फार्मर। तो इनोवेटिव फार्मर वो है जो नई टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, या कुछ नया इन्वेंट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फार्मर होते हैं जो नई नई आपकी वैरायटी को भी इन्वेंट कर लेते हैं। बहुत सारे फार्मर होते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लेते हैं। बहुत सारे फार्मर होते हैं जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी आपकी यूज करते रहते हैं आपकी क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, है ना। उन्हीं को आप लोग बोलते हैं इनोवेटिव या प्रोग्रेसिव फार्मर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके इन सीड को यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्या करती है कि इन्हीं फार्मर के पास अभी तक प्रेजेंट टाइम में आपकी जो सर्ज इरिगेशन मेथड है वो इंडिया में आ पाया है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक तो मेथड आपका महंगा काफी ज्यादा है। इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि ऑन ऑफ क्यों बोलते हैं। क्या होता है, जैसे रिज एंड फ्रो होता है ना, ये रिज है, ये रिज है, ये रिज है, ये रिज है, ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या रहा है, पानी आपका प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपने देखा होगा अगर पानी यहां से दिया जाएगा तो यहां तक अगर पानी दे दूं तो पानी आगे अपने आप चला जाएगा, कुछ देर मूवमेंट करता है नहीं करता पानी आपका। तो आपका क्या होता है, इसी प्रकार से जब पानी आपका एक प्रकार से दिया फिर बंद कर दिया, ऑन ऑफ ऐसे चलता रहता है, और दूसरी बार जब पानी लेके आऊंगा तो आपको पानी यहीं तक देना पड़ेगा, पानी ऑटोमेटिकली यहां तक चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि इतनी देर में जो सॉइल होती है वाटर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है और पानी एकदम से मूवमेंट आपका आगे
कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को हम ऑन ऑफ बोलते हैं और ये आपका सर्ज इरिगेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आपके इक्विपमेंट होते हैं, आपके प्रॉपर जो आपके क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन जो सिस्टम रहता है उसी के द्वारा ये कनेक्टेड होता है। टाइम उसके अंदर मैनेज होता है कि कितने टाइम के बाद पानी वहां पर पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो ऑन एंड ऑफ होता रहता है। और इसीलिए ये इंडिया के अंदर अभी तक आपका पूरी तरह से फॉलो अप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिकमेंड किया जाता है कि इसके अंदर प्रिसीजन फार्मिंग में। डेफिनेटली प्रिसीजन फार्मिंग अभी तक आपका अडोप्टेड नहीं है प्रॉपरली इंडिया में, तो डेफिनेटली ये मेथड भी आपका अडोप्टेड है नहीं है। ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग का भी एक पार्ट है ये आपका कौन सा, सर्ज इरिगेशन मेथड, तो आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट आपका ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेजरली जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ली जाती है। ठीक है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। सबसे पहला होता है कि इनके लिए प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 2.5 लेस देन 2.5 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो आपका प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ड्रिप के लिए, और इसके लिए कितना होगा 2.5 टू 4.5। समझ में आ गया, ये हमारा क्या रहता है, प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद होता है कि पर आवर वाटर कितना इमिट करते हैं। मैंने क्या बोला, पर आवर वाटर कितना इमिट होता है, 1 इमीटर होता है ना, इसके अंदर एक फुवारा लगा होता है स्प्रिंकलर में, और ड्रिप में क्या होता है, पानी आपका ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद पानी आती रहती है ना। तो यहां पर आपका याद रखना कि पर आपका जो आवर वाटर इमिट होगा, पर आवर इमिशन ऑफ वाटर, तो 1 घंटे में इसमें बोला जाता है कि 2 से 20 लीटर 1 घंटे में, और यहां पर आपका मोर देन 1000 लीटर ये आपका पानी जो है इसके अंदर इमिट होने के चांसेस रहते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर वहां पर एक्सर्ट कर रहे हो और उसी के बिहाफ पर कौन सी क्रॉप वहां पर फॉलोअप की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, वाटर का इमिशन रहेगा। तो पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरा होता है वाटर सेविंग। तो वह याद होगा मैंने आपको बताया था, वाटर सेविंग का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल मेथड जो आपका फ्लड इरिगेशन मेथड था उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी बचाया जाएगा। तो यहां पर जो आपका रहता है वाटर सेविंग कितना है, 40 टू 60%, और ये आपका कितना रहता है 30 टू 40%। ये वाटर सेविंग होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लड इरिगेशन बोल दो, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड बोल दो। और ये आपका जो रहेगा वाटर यूज एफिशिएंसी, इसमें 70 टू 75 होता है, और इसमें 9 सॉरी 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 उल्टा बोल दिया ना, ये भी लिखा जाता है कई जगह 60 टू 70%। ठीक है, ये आपके 4 चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और इनमें से भी मेजर जो चीजें हैं वो ये 2 हैं जो आपके एग्जाम में आ जाती है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, अरे यस और नो। ठीक है, तो ये आपका यहां पर रहता है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस यहां से रेज आउट होते हैं। तो भाई बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो आपको अभी तक करवाया गया इरिगेशन का पार्ट, उसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो ऑनलाइन में महान आत्माओं। अच्छा कल मैंने काम दिया था ना कोई, अबे कौन था रे, नो नो वाला कौन था, बाकी ठीक है, इतनी जोर से वो भी हम्म? इतना जोर से नो वाला कौन था, अब तो मेरे को याद आ गया, मैंने काम दिया था, दिया भी क्या था वो भी मेरे को पता है। जल्दी जल्दी, कम ऑन, वेरी गुड। मैं तो भूल गया आज क्लास लगानी उसी को थी। काम क्या था, दिखाओ भाई। वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आधा किया वही ठीक है। हाँ भाई, हाँ दिखाओ। बहुत ही बढ़िया, शाबाश।
ये दो है ना, शाबाश। लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं, लाइब्रेरी में देखेंगे आप, चिंता ना कर, दूं मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। हाँ हाँ भाई। हाँ हाँ दिखा। हम्म। सही है भाई। अच्छा अपना तो होएगा, हाँ जी। चलो भाई, जिसने किया है उसका भी भला, जिसने नहीं किया उसका तो बिल्कुल भला होगा, है ना, क्योंकि वो हमारा भला करेगा तो डेफिनेटली उसका तो भला होने ही वाला है। ठीक है चलिए। तो भाई ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा थोड़ा सा कम है, जितना फ़ायदा होने वाला है उतना आपको बता दिया। तो कल से आपका एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो एक चीज़ क्या थी, इरिगेशन वाला पार्ट है, ड्राईलैंड, और ड्राईलैंड कल ख़त्म कर देंगे, एक तो ये कर देंगे, एक सस्टेनेबल फार्मिंग खत्म कर देंगे, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग खत्म कर देंगे, और प्रिसीजन फार्मिंग भी करवा दूंगा कल, ये चार टॉपिक खत्म। ठीक है, और टाइम मिला तो वाटरशेड मैनेजमेंट भी खत्म। ये पांच टॉपिक आपके कल होने वाले हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी क्लास स्टार्ट होगी वो सोयल की स्टार्ट होगी, किसकी, सोयल की। विद इन 4 डेज हम सोयल को कंप्लीट करेंगे, एंड देयर आफ्टर क्रॉप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और क्रॉप के साथ डिजीज कंप्लीट करेंगे, और एंटो का जो पार्ट होगा वो भी कहीं क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के साथ हमारा जो मैंने टारगेट आपको बोला था कि 10 या 11 तारीख को दिसंबर को जो सिलेबस कंप्लीट होगा वो इसी तर्ज के ऊपर होगा, इसी बिहाफ के ऊपर होगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो कल से आपका, कल ये 4-5 टॉपिक तो रेडी रह के आना, 2 घंटे पता नहीं कैसे बीतेंगे वो आप जानते हो, आई डोंट नो, पर कल 2 घंटे ही होगी क्लास आपकी। ठीक है, ना 2 घंटे से 1 मिनट ऊपर और ना 2 घंटे से 1 मिनट है नीचे। ठीक है, और इतना पता है कि 2 घंटे में कल ये खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग से रेडी होके आना, क्योंकि जितनी क्लास आपको भी पता है कि 2-3 दिन से जो चल रहा है सिस्टम, उसके अंदर वापस आइए। जो आपका आपका मैनेजमेंट था, जो आपका पहले सिस्टम था, उससे बाहर चले गए हो काफ़ी लोग, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो सिस्टम है उसमें वापस आ जाएं, और प्रिपरेशन को रेगुलरली आपका करें, क्योंकि वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली एक बैच और स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को रेगुलरली आपका जो बैच को रन करना है मॉर्निंग 8:30 से 10:30 सभी लोगों के लिए ओपन है। अगर आप मॉर्निंग 8:30 से 10:30 आना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, मुझसे ऑनलाइन की डिमांड वही लोग करना जो ऑनलाइन में हो, और ऑफलाइन की डिमांड वही लोग करना जो ऑफलाइन में हो, वरना दोनों में से अगर आप लोगों ने एक दिन भी क्लास मिस कर दी तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे, तुरंत फेंक दिए जाओगे। आपकी एक क्लास भी मिस हुई उसमें तो मॉर्निंग वाले बैच, क्योंकि ये बैच आपका फिक्स है तो डेफिनेटली ये बैच है, लेकिन दूसरे बैच की अगर डिमांड कर रहे हो तो वो कोई वो नहीं है कि आप मतलब किसी के घर जमाई नहीं हो कि जब मन किया तो आ गया, मन किया नहीं गया। ये यहाँ पर क्या है, आपका सिस्टम फॉलो नहीं होगा, सिस्टम हमारा फॉलो होगा। अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करोगे तभी आपको वो बैच मिलेगा, अदरवाइज उस बैच के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो डेफिनेटली आप रेगुलर रहना पड़ेगा आपको, वही डिमांड करना कि सर मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ और मुझे मॉर्निंग वाले बैच का भी फिक्स किया जाए, तो आपके लिए मॉर्निंग 8:30 से 10:30, ठीक है, टाइमिंग 8:30 से 10:30 रहेगा, ये आपका टाइमिंग है। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत है, कोई समस्या? ठीक है, तो मॉर्निंग की थोड़ी सी ये समस्या है कि पिछले 2 साल से कभी उठकर नहीं देखा था मॉर्निंग 8:30 के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेट 2 साल नहीं 1 साल से, तो ये समस्या ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली हो सकता है 8:30 वाली क्लास 8:40 तक भी स्टार्ट होगी, 8:45 तक भी स्टार्ट होगी, तो मेरा लेट होना वाजिब रहेगा, आपका लेट होना कोई वाजिब नहीं रहेगा। हम भाई सीधी सी बात है, हम तो सीधी सी बात पहले बोल के चल रहे हैं कि कभी उठा नहीं हूँ तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम से दिक्कत आएगी, लेकिन पहले 10 एक दिन में दिक्कत आएगी, उसके बाद रेगुलर वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वही चीज़ है कि 10 दिन की अडॉप्शन होती है, आप लोग कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए गाइज, इसी के साथ आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, और डेफिनेटली मिलते हैं अगले सेशन में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।